हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरे जो आज का वीडियो है ये राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसीज आई हैं फॉर जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये उससे रिलेटेड आज एक मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। और बिफोर आई गो फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, जितने भी आप में से कैंडिडेट ये JEE और JSO का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, उनके लिए योरपीडिया ने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर आपको एक स्ट्रेटजी, जैसे ये है डॉक्यूमेंट मैंने उसमें शेयर किया है मॉर्निंग में। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट अभी तक नहीं है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें लिंक अटैच होगा वीडियो के साथ। एंड अगर आप ये मॉड्यूल योरपीडिया का सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप ये जो गूगल शीट लगा है वीडियो के साथ, उसमें अपना डिटेल डाल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये जो आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का सिलेबस एनवायरनमेंट इंजीनियर और साइंटिफिक ऑफिसर। ये बहुत ही मैनेजेबल सिलेबस है और हम इस सारे सिलेबस को मेरे को लगता है 45 दिन के अंदर कवर करने की ट्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और योरपीडिया का यूनिकनेस क्या है, वो ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने होते, आपको ज़रा भी टाइम नोट्स बनाने पे वेस्ट नहीं करना है। आपने नोट्स लेने हैं, प्रिंट आउट जो आपको PDF दिया जाएगा, आपने उसको निकालना है और जो मेंटर करवाएगा आप उसको समझना है। और मेंटर ने जैसे जैसे करवाया आपने उसको समझा और आपने रिवीजन किया। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये MCQ टाइप पेपर है, तो शुरू से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत शुरू से, जैसे पहले दिन से, जैसे अगर ये हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है 17 को, जैसे आज है, तो आज से ही टेस्ट आपको लगाने हैं। टेस्ट पहले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं और टॉपिक के ऊपर टेस्ट होते हैं। जितने आप टेस्ट करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा CBT का, क्योंकि आप वहाँ पे टेस्ट अपना देते हो तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे होती है। जितने आप टेस्ट पेपर लगाओगे, MCQ करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। हम हर डॉक्यूमेंट के साथ, कंटेंट के साथ लास्ट में बहुत से क्वेश्चन देते हैं और पेपर वहीं से आता है। और एक पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रेलिवेंट और कम से कम कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ये थ्योरी योरपीडिया फॉलो करता है। तो मैं आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स, वो आपका पहले ही टॉपिक का JEE JSO दोनों के लिए पहले ही टॉपिक का जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं आपके, उनसे रिलेटेड टॉपिक है NGT का, नेशनल जो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010, उसमें से है कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, NGT क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, चेयरमैन कौन होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, पेनल्टी कैसे लगती है, और जो प्रीवियस ईयर्स राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आया था NGT से, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है, अगर आपने ये मॉड्यूल को ज्वाइन करना है, योरपीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप गुरिंदर सर को कॉल करें एंड यू कैन टेक द डिटेल गुरिंदर सर से। ये JSO की 27 और JEE की 72 सीटें, तो 100 सीट्स आपके पास एनवायरनमेंट डोमेन से आई हैं। 26 नवंबर से लेके तो 16 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अभी आपका मान के चलिए, ये 16 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 16 दिसंबर तक हम, जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, तब तक हम काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, कुछ सिलेबस ही बाकी बचा होगा। एग्जामिनेशन स्कीम ऐसी है, पार्ट A पार्ट B, 2 पार्ट है इसमें। पार्ट A में टेक्निकल का पार्ट ज़्यादातर है आपके पास और 60 क्वेश्चन हैं, और पार्ट A पार्ट B में 85 क्वेश्चन है, मिल मिला के आपके पास 90 मिनट है। तो पर क्वेश्चन 1 मिनट मान के चलिए आप, और पर क्वेश्चन 1 मिनट, और ये 1 लाइनर है। मार्क्स पे ना जाएं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है वो ना देखें आप, पर ये मान के चलें कि पेपर का जो लेवल होगा वो 1 लाइनर पेपर होगा। डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी होगा, लेकिन सारे आपका जो पेपर आपको करना इंपॉर्टेंट है। JSO का साइंटिफिक ऑफिसर का जो सिलेबस है वो ये दे रखा है, ये आपके पास सिलेबस, और उसी में से सिलेबस में से आज मैं आपको NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 करवाने वाला हूं। तो ये सिलेबस है आपका पार्ट A का और ये सिलेबस है पार्ट B का। तो पार्ट A पार्ट B 45 दिन में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे, और विद टेस्टिंग और विद कंटेंट सारे का सारा। और एंड में मतलब आप इसको पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन में भी इसको कर सकते हैं, हम इसका काफ़ी अच्छा रिवीजन भी करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सारे का सारा है। और इसके जो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने बताया कि जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर और JSO दोनों के लिए कॉमन है। ये पार्ट A में ये वाला टॉपिक हम करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। तो जैसे ट्रिब्यूनल क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, इस नाम से दिख रहा है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब जुडिशरी की तरह नहीं होती। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो जुडिशियल बॉडीज़ हैं, पूरी तरह से जुडिशरी और उन जुडिशियल लॉज के ऊपर चलती हैं। आपने सुना होगा इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिनके नाम अब चेंज हो गए हैं। लेकिन ये जो NGT है, ये NGT एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है, तो उस एक्ट के अंडर ये चलता है।
और ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब ऑलमोस्ट जुडिशियल की तरह है, लेकिन ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, क्वासी जुडिशियल है। कौन इसके चेयरमैन होते हैं, कैसे इनका वर्डिक्ट जो है वो माना जाता है, उसके बारे में सारा हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आया था आपका राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। इनमें से केस डिस्पोजल डज नॉट कम अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनजीटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनजीटी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता? तो अगर आप शेड्यूल 1 उठा के देखेंगे एनजी एक्ट 2010 का, शेड्यूल 1, 3 शेड्यूल है उसमें, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो 3 शेड्यूल में अगर आप देखो तो शेड्यूल 1 के अंदर वो सारे लॉज मेंशन है जो एनजीटी की ज्यूरिसडिक्शन से लिंक करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जिसके अंडर ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था, एनजीटी बनाया गया था, उसका मेन पर्पस था कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये नाम आपको ऐसे ही याद करने पड़ते हैं फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्स, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर केस है उसका इफेक्टिव डिस्पोजल और फास्ट डिस्पोजल। भाई ऐसे केस लेके आप जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में मत जाओ, ऐसे केस एनजीटी में ले आओ और उसको हम फास्ट पेस पे जल्दी से निपटाएंगे, ये इसके लिए ये बनाया गया था। अब ये लाइन याद करनी है, स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल इन केसेस के लिए हो जाए, इसके लिए एनजीटी बनाया गया था 2010 में। और ये बेसिकली कौन से शेड्यूल में मेंशन है? ये शेड्यूल 1 एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर है। मैंने आपको बताया 3 शेड्यूल है, तो शेड्यूल 1 में ये मेंशन है, लिस्ट मेंशन है, जिनमें बेसिकली आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड सारे के सारे केस है। तो ये है, ये 7 ऐसे एक्ट हैं, वाटर एक्ट, वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड, एयर एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये आपके 7 हैं, 1, 2 ऐसे 7 एक्ट हैं, इनको याद करना है जो एनजीटी की ज्यूरिसडिक्शन से मैच करते हैं। और एक कौन से शेड्यूल में मेंशन है? ये मेंशन है शेड्यूल 1 ऑफ एनजीटी एक्ट, राइट। अब इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट कहां है? फॉरेस्ट राइट एक्ट तो है ही नहीं इसमें, और क्वेश्चन में वही आया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इसमें आता है, नहीं साहब, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब पेड़ पौधों को कंजर्व करना, फॉरेस्ट राइट एक्ट मतलब कि जो आसपास जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनका फॉरेस्ट के ऊपर राइट कितना, वो अलग चीज हो जाती है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इसमें नहीं आता, वो डिफरेंट है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बेसिकली हैंडल किया जाता है। ग्राम सभा, फॉरेस्ट राइट कमेटीज होती हैं, वो अलग मैकेनिज्म है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हैंडल करता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आया था पिछला राजस्थान में, तो इससे ये पता लगा कि साहब कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये मैंने जो आपको दे रहा हूँ सारा डॉक्यूमेंट, ये एनजीटी एक्ट 2010 का अगर आप उठाओगे तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट की साइट पे भी अवेलेबल है, एनजीटी की साइट पे जाओगे उस पर भी अवेलेबल है। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे पहले आपको चैप्टर के अंदर सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 2 क्या बोलता है। चैप्टर 2 में भाई ट्रिब्यूनल जब बनी थी, एस्टेब्लिश की गई थी, और ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, भाई साहब चेयरमैन साहब का, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर, चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। अब ये कौन है मेंबर, आज की डेट में कौन है, ये हम करंट में जब करेंगे टॉपिक, उसमें मैं इसको आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दूंगा। चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, जुडिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एक्सपर्ट मेंबर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसको सेक्शन हमारे कौन से में कवर किया गया है, इसमें सेक्शन जो हमारा 6 में कवर किया गया है। तो ये जो सारा एनजीटी एक्ट है वे चैप्टर है, मेरे ख्याल से 5 एक चैप्टर है, 3 शेड्यूल है और बाकी सेक्शन है। तो जैसे चैप्टर 1 क्या बोलता है, सर चैप्टर 1 के अंदर कितने सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। अच्छा सेक्शन 1 क्या बोलता है, सर सेक्शन 1 बस ये बताता है कि टाइटल क्या है और ये स्टार्ट कब हुआ था, और कुछ डेफिनेशन है जो एनजीटी से रिलेटेड डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के अंदर है। अच्छा ठीक है, अब चैप्टर 2 में क्या आता है, सर चैप्टर 2 में 3 से लेकर 13 तक सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन क्या बोलता है, ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कैसे हुई थी, उसकी कंपोजिशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और रेजिग्नेशन कैसे डालना है, सैलरीज क्या होनी चाहिए। ये सेक्शन जो है ये आपके चैप्टर 2 के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर 1 क्या बोलता है, चैप्टर 2 क्या बोलता है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा कि भाई साहब कोई इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन है, जैसे जो ट्रिब्यूनल बनी थी, ये जो एनजीटी बना था, हम बोल रहे हैं बार बार एनजीटी 2010 में बना था, बेसिकली अक्टूबर में। तो एनजीटी जो बना था ये कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है, सब सेक्शन 3 के अंदर मेंशन्ड है। बहुत सही बात है। अच्छा ये जो चेयरपर्सन साहब को रिमूव करना है ये कौन सा सेक्शन में, सर ये सेक्शन 10 में है। अच्छा ये जो हम लोगों ने चेयरपर्सन को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे रखी है ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 13 में है। अब ये सही बात है कि कुछ सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन मैंने यहाँ जो आपको दिए उनको एक बार देख जरूर लेना आप, और बाकी क्वेश्चंस की फॉर्म में जो आपको मिलेगा वो क्वेश्चन सारे लगा लेने, वहां पे हम इसको मेंशन करेंगे भाई कौन सा सेक्शन क्या बात करता है। आगे भी लॉज हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, उसमें भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन आपने फ्रेंड्स जरूर कर लेने हैं। और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट का एग्जाम कोई राजस्थान में नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट का एग्जाम आपका हरियाणा में हुआ, उसके पहले आपका बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं, उत्तराखंड में एग्जाम, सारी स्टेट्स में एग्जाम होते हैं एनवायरनमेंट के। तो उन स्टेट्स में क्या क्या क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, एक्ट तो सेम है, कहां से पूछे जाते हैं वो हम आपको सारा प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, चैप्टर 3 बताता है कि ये जो ट्रिब्यूनल है इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, पावर क्या है, ये सारे के सारा चीज, अब ये सेक्शंस है। अब आप क्या ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? हाँ जी, कौन से सेक्शन में मेंशन है सर? सेक्शन 22 में मेंशन है। अच्छा, ये बताइए कि जो कंपनसेशन देना है, लायबिलिटी है, कंपनसेशन देना है, वो कौन से सेक्शन में है सर? सेक्शन 17 के अंदर ये चीज मेंशन की गई है। अब आपने इन सेक्शन को देख के चले जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीज मेंशन्ड है, तो अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन का पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे तो नहीं आपने रटने नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको दिए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफिस ऑफेंस करता है, ऐसा तो नहीं कि एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट प्राइवेट सेक्टर ही करता है, प्राइवेट प्लेयर करते हैं, गवर्नमेंट भी करता है। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है, जैसे रोडवेज डिपार्टमेंट है, रोड बनाने के लिए उन्होंने पेड़ वेड़ काट दिए, तो अगर गवर्नमेंट ऑफेंस करती है तो उसके लिए जो है वो कौन सा सेक्शन है जहां पेनल्टी की बात की गई है? तो पेनल्टी चैप्टर 4 में है। पेनल्टी किस में है सर? चैप्टर 4 में है। गवर्नमेंट को पेनल्टी कैसे देता है एनजीटी? सेक्शन 28 के अंदर। अगर आप और है गवर्नमेंट ना हो तो 26, तो 26 से 28 तक हम पेनल्टी की बात करते हैं। कितनी पेनल्टी कैसे है वो नीचे हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर मिसलेनियस आ जाता है कि जैसे भाई अगर आपसे को पूछा जाए कि जो रिपील करना है कोई, ये जो एक्ट बना हुआ है इस एक्ट में कोई चीज़ लिखी है उसको रिपील करना, तो वो कहाँ पे है? वो सेक्शन 38 के अंदर है। तो ये सेक्शन और ये चैप्टर है फ्रेंड्स। फिर 3 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 में मैंने आपको बता दिया ये सारे एक्ट हैं और उनसे रिलेटेड सेक्शन। ये सेक्शन इन एक्ट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इन एक्ट के बारे में मेंशन किया होगा, लेकिन आपने ये सेक्शन जहां पे आएंगे वहीं पे करने हैं। अभी इतना समझ लो कि शेड्यूल 1 में हमने इसकी बात की है, और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन मैंने ऊपर दिखाया था वो इसी से रिलेटेड था, उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं है मेंशन किया हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो है। तो ये देख लेना कि कौन कौन से एनजीटी के अंदर आते हैं। शेड्यूल 2 के बोलता है कंपनसेशन और रिलीफ की बात करता है। शेड्यूल 3 किसकी बात करता है? अमेंडमेंट टू एनवायरनमेंट एक्ट, कि अगर कोई एक्ट ऐसे हैं जो जिनमें हमें अमेंडमेंट करनी है, चेंज करना है, तो वो शेड्यूल 3 बात करता है। तो कितने शेड्यूल हैं एनजीटी में? 3 शेड्यूल हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसकी बैकग्राउंड कि ये बनाया गया था किस लिए? अब ये जो मैंने बोल्ड में लाइनें लगा रखी हैं, इफेक्टिव एंड फास्ट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू किसके? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है, राइट। सो ये आपका रिलीफ और कंपनसेशन से भी डील करता है अगर कोई डैमेज है किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, 1972 में हुई थी, और रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। उसकी लाइन में इस बेसिकली एक्ट को बनाया गया था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम इनको डिस्कस करेंगे। स्टॉकहोम एक्ट कब आया था? 72 में। ये शुरू के एक्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब लोगों को लगा भाई एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, हमें कुछ ना कुछ करना है, तो शुरू में जो एक्ट बने थे वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 बनी थी, और इसको बोलते हैं अर्थ समिट 1992 ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरो में। तो ये शुरू के कुछ एक्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बने थे। उसके बाद इंडिया ने भी एक्ट बनाना स्टार्ट किए, तो ये जो एनजीटी एक्ट है ये उसी की लाइन में एक काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप पॉलिटी में पढ़ोगे, जनरल अवेयरनेस में पढ़ोगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, हर इंडिविजुअल को जीने का अधिकार है। अब इसी आर्टिकल के अंदर बाद में आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन भी, अगर आप देखें एजुकेशन का राइट वो फंडामेंटल राइट है, तो ये फंडामेंटल राइट कैटेगरी में आता है आर्टिकल 21। अब दिल्ली के अंदर आप जानते हैं पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है और लोग एजिटेशन कर रहे हैं, तो लोग कौन से आर्टिकल को बोल रहे हैं? वॉयलेट हो रहा है राइट टू लाइफ। वो बोल रहे हैं कि अगर हमें साफ हवा नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट जो है हमारा राइट टू लाइफ हैम्पर कर रही है, हमें क्लीन एयर प्रोवाइड की जाए। तो आर्टिकल 21 उसके अंडर आता है। और एनवायरनमेंट भी, हेल्दी एनवायरनमेंट
किसको वायलेट करता है अगर हेल्दी एनवायरनमेंट ना मिले? आर्टिकल 21। तो बेसिकली एनजीटी जो है वो इस आर्टिकल से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है एनजीटी का? एनजीटी को बनाया क्यों गया था ये तो मैंने आपको बताया कि स्पीडी डिस्पोजल हो जाए एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस का। और ये दो प्रिंसिपल्स के बारे में हम देखेंगे कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा, और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की प्रिकॉशन लेनी है। ये हैं कि दोनों प्रिंसिपल, इनको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ लो कि एनजीटी जो है वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करवाता है कि पॉल्यूटर हो आप तो आप पे करो भाई, प्रॉब्लम जो जितना भी खर्चा हो रहा है वो आप पे करो, आप अकाउंटेबल हो, और एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो पॉल्यूटर पे एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ये अप्लाई करता है। एनवायरनमेंट के मैटर में कंपेंसेशन दिलवाता है, रिलीफ दिलवाता है, तो मतलब जस्टिस सिस्टम को डिलीवर करना, कंपेंसेशन दिलवाना, रिलीफ दिलवाना और इंडिविजुअल्स को। अगर एनवायरनमेंट के कोई इशू है, कॉम्प्लेक्स केसेस, तो उनको हैंडल करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। ये कौन से सेक्शन के अंडर बना था? सेक्शन 3 ऑफ एनजीटी एक्ट 2010। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? जुडिशियल होते हैं कि एक्सपर्ट होते हैं कि दोनों होते हैं? भाई सब दोनों होते हैं। जो जुडिशियल मेंबर भी होता है, एक्सपर्ट मेंबर भी होता है। और क्या उनकी क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए वो नीचे हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉल्यूटर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप पॉल्यूट कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। पॉल्यूशन कम करने का जो खर्चा होगा, कहीं आपने पॉल्यूशन फैला दिया, अब पॉल्यूशन फैला दिए तो उसको कम भी करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा, तो जो खर्चा है वो आप उसको देखोगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है? एनवायरनमेंट हार्म, अगर बेसिकली कोई साइंटिफिक प्रूफ ना भी हो कि हार्म हो सकता है इससे, तब भी हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं। अभी समझ लो इसमें बात क्या है। प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि भाई ये जो हम कर रहे हैं इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक टेलीफोन टावर लगा दिया और ये लगा कि ये जो टेलीफोन टावर से जो रेज निकलेंगी ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है, मान लो एग्जांपल। तो हमें इसका साइंटिफिक प्रूफ है नहीं हमारे पास, लेकिन प्रिकॉशन के केस में प्रिकॉशनरी आप ये मान के चलोगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स लोगे कि भाई फिर इस जो टावर है इसको दूर लगाओ, लोगों के आसपास ना लगाओ, ऐसा ना हो इनको ट्रबल हो जाए। तो बेसिकली प्रिकॉशन कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन मतलब प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स आप प्रिवेंट करने के लिए लो एनवायरनमेंट हार्म को, चाहे उसका साइंटिफिक एविडेंस आपके पास है चाहे नहीं है। इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? इसमें सिग्निफिकेंस क्या होता है एनजीटी का? इंडिया के जो एनवायरमेंटल है बेसिकली वो लीगल प्रोसेस और साइंटिफिक के बेस पे इकट्ठी चलती है। इंडिया का जो एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस है, एनवायरमेंटल सारा ये है पॉइंट, वो लीगल सिस्टम और साइंटिफिक प्रैक्टिस को मिला के चलता है कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसको भी देखना है और एनवायरमेंटल के हिसाब से भी हमें उसको देखना है। अब सेक्शन 1 क्या बोलता है? प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन का सेक्शन 1, ये मैंने आपको बताया कि सेक्शन हैं अलग अलग। सेक्शन 1 ने टाइटल दिया है, इसको इस टाइटल से पुकारा जाएगा, मतलब इसको एनजीटी एक्ट 2010 बोला जाएगा। ये कब आया? ये कौन से सेक्शन में लिखा है कि इसकी डेट क्या है, कब कमेंसमेंट हुआ? 18 अक्टूबर 2010। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनजीटी कमेंस कब हुआ? हम 2010 बोल रहे हैं लेकिन क्या डेट है वो एग्जैक्ट, और वो कौन से सेक्शन में मेंशन है? वो सेक्शन 1-2 में मेंशन है। पहला सेक्शन दूसरा पार्ट उसमें मेंशन है। इस एक्ट का नाम किसमें मेंशन है? वो सेक्शन 1-1 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, एक्सीडेंट क्या होता है, चेयरपर्सन कैसे डिफाइन करना, एनवायरनमेंट किसको बोलते हो। तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या एयर, वाटर, लैंड ही आता है कि बाकी भी आते हैं? ह्यूमन भी आता है, लिविंग क्रिएचर भी आता है, प्रॉपर्टी भी आती है। तो एनवायरनमेंट जो डिफाइन किया है आपने, क्योंकि सेक्शन 2 तो सारा डेफिनेशन का है, सेक्शन 2C में जो एनवायरनमेंट डिफाइंड है तो क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी भी आती है? तो आप ये समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा कि जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2C, उसमें एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है। हम सारा एनवायरनमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट जो डिफाइन किया गया तो उसमें क्या आता है? एयर आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, ह्यूमन आता है, लिविंग क्रिएचर आता है, प्लांट आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, प्रॉपर्टी आता है, क्या आता है? बाकी तो सब तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन जब प्रॉपर्टी लिखा जाएगा तो शायद आप गलत कर दें कि प्रॉपर्टी क्यों आएगा एनवायरनमेंट में? प्रॉपर्टी भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो आप समझ लो ये जो डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की यहां डिफाइन की गई है। फिर एक्सपर्ट मेंबर कौन होंगे, हजार्डस सब्सटेंस किसको बोला, इंजरी किसको बोला, मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो आपका डिफाइन, इसमें जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके, ये सेक्शन 1-2 ये वाला 18 अक्टूबर को बना था। उसके बाद चेयरपर्सन वगैरह इसमें डिफाइन है, एनवायरनमेंट 2C में डिफाइंड है, ये डेफिनेशन सारी इसमें ये आ जाता है।
एनजीटी को एस्टेब्लिश किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ये आपका होता है एस्टेब्लिश, राइट। कंपोजिशन, एक चेयरपर्सन, 10 से 12 जुडिशियल, 10 से 20 ये। तो कंपोजिशन सेक्शन 4 में है। अब इसको याद ही करना पड़ेगा आपका। चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जज ये होते हैं जुडिशियल मेंबर। अब मैं इनका डिटेल आपको करंट में इसको कवर करेंगे। एक्सपर्ट मेंबर कौन होते हैं? ये लिखा हुआ है, एमएससी, पीएचडी, एमटेक, एमई, 15 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल एनवायरनमेंट फील्ड में काम किया हो, जैसे अब आप लोगोगे तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे। जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद। टर्म कितनी होती है? 5 साल, रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। और एज लिमिट्स हैं अलग अलग लोगों की, जैसे चेयरपर्सन है, फिर एक्सपर्ट मेंबर है उनकी। वैलिड ग्राउंड होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा तभी रिमूव होते हैं। सेक्शन 10 में रिमूवल लिखा हुआ है। तो कौन से सेक्शन में क्या मेंशन है ये आपने थोड़ा थोड़ा देखना है। रिलीफ एंड रिस्टोरेशन सेक्शन 15 में। अपील कितने दिनों में? 30 दिन प्लस 60 दिन का ग्रेस होता है, नीचे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 में लिखा है कि हम 6 महीने के अंदर इसको खत्म करने की ट्राई करेंगे। अपील कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर प्लस 60 दिन का ग्रेस, और 6 महीने के अंदर इसको एनजीटी रिजॉल्व करने की ट्राई करेगा। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी तो कितने दिनों के अंदर अंदर करनी पड़ेगी? एनजीटी के डिसीजन के बाद 90 दिन के अंदर। कंपेंसेशन कहां से दिया जाता है? एनवायरमेंट रिलीफ फंड से। ये सेक्शन है कि किस सेक्शन में क्या मेंशन है, थोड़ा सा आपने देख के चले जाना है। अच्छा, पेनल्टी सेक्शन 26 में मेंशन है, और पेनल्टी में लिखा हुआ है कि 3 साल की जेल या अप टू 10 करोड़ या दोनों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 साल की जेल या 10 करोड़ का फाइन या दोनों। और अगर आपने नहीं दिया तो 25,000 पर दिन का और पड़ेगा। तो पेनल्टी कौन से में? 26(1) में। कंपनीज के लिए भी पेनल्टी मेंशन है। तो पेनल्टी जो है वो इंडिविजुअल के लिए ये है, कंपनीज के लिए ये है 25 करोड़। कंपनी को अरेस्ट थोड़ी करोगे, 25 करोड़, अदरवाइज 1 दिन का 1 लाख। सारे ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल है। अब नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? जितने भी आपके ऑफेंस हैं एनजीटी एक्ट के अंडर वो नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल होते हैं भाई बिना वारंट के पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती, और कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। एनजीटी एक्ट के अंडर ये होता है। 28 में गवर्नमेंट के ऑफेंस, एचओडी रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नमेंट का। अब सेक्शन 29 में है कि ज्यूरिडिक्शन पे बार लगा दी गई। सिविल कोर्ट इसमें एनजीटी ने अगर कोई डिसीजन दिया तो सिविल कोर्ट उसमें जो है वो केस नहीं लेगा। सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है अपील लेने का एनजीटी के डिसीजन के अगेंस्ट। ये 29 में, 29 में। इनजंक्शन ऑर्डर देना, एनजीटी में प्रोसीडिंग चल रहा है, को केस चल रहा है एनजीटी में, मैं सिविल कोर्ट पहुंच गया तो सिविल कोर्ट के नहीं, एनजीटी में चल रहा है। ये है 29 में। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 30 के अंदर कोर्ट जो है वैसे तो बार्ड है, कोर्ट नहीं ले सकता, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट को बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेंट करे कोर्ट को कि कॉग्निसेंस लो एनजीटी एक्ट के अंडर जो चल रहा है, तो कोर्ट ले सकता है। कौन कौन से कोर्ट? मेट्रोपॉलिटन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, वो ले सकता है। सेक्शन 31 बताता है कि मेंबर ऑफ स्टाफ पब्लिक सर्वेंट हैं। सेक्शन 34 में अमेंड करने की पावर्स है। सेक्शन 35 में रूल बनाने की पावर है। सेक्शन 36 में अमेंडमेंट ऑफ एनेक्टमेंट है। सेक्शन 38 में रिपील एंड सेविंग्स है। ये 2 एक्ट को अब रिपील कर दिया गया है। अगर आपने किसी एक्ट को अमेंड करना है जो एनजीटी से लिंक्ड है तो सेक्शन 36, सेक्शन 38 में रिपील एंड सेविंग, ये 2 को अब रिपील कर दिया गया है। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट, ये दोनों को रिपील करके एनजीटी एक्ट 2010 बना है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चंस के नीचे फॉर्म में आएंगे। शेड्यूल 1 मैंने आपको पहले बता दिया, शेड्यूल 1 इसकी बात करता है कौन कौन से एक्ट एनजीटी से लिंक्ड है। शेड्यूल 2 बताता है कंपनसेशन कैसे क्लेम की जा सकती है, कौन से हेड है जिनमें कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है। तो शेड्यूल 2 में कंपनसेशन की बात होती है, डेथ हो जाए, इंजरी हो जाए, लॉस ऑफ वेज हो जाए, मेडिकल, ये हेड है, 14 हेड है। शेड्यूल 2 इसकी बात करता है, सारे नहीं रटने हैं। शेड्यूल 3 अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और फिर सेक्शन में वो चेंज होता है। कैपिटल ए कैपिटल बी मतलब अमेंड होने के बाद सेक्शन 13A अमेंड हुआ है, वाटर सेस एक्ट लगा था उसमें, वाटर सेस एक्ट में वो चेंज आया है। तो ये अमेंडमेंट, ये याद नहीं करने आपने, रटने नहीं है आपने। याद क्या करना है सर, फिर याद करना है ये जो क्वेश्चंस अब आएंगे। अब ये ऊपर जो मैंने आपको बताया थ्योरी बताई, अब ये नीचे जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे ढंग से करने हैं आपने और टेस्ट लगाना है। पेपर आसान आएगा, एनजीटी तो एक टॉपिक है, जो आपको किया जाए उसी में से हो जाएगा आपका पॉजिटिवली। आपने क्वेश्चन देखा भी है कैसा आएगा, तो आपको सारा सिलेबस इस हिसाब से करना है जिस हिसाब से आप एक टॉपिक कर रहे हैं। अगर आपने कर दिया, क्वेश्चन सारे लगा दिए, टेस्ट सारे लगा दिए, तो आपका हो जाएगा। एनजीटी एस्टेब्लिश हुआ था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिंक्ड है सर, 21 के साथ, ये बात की हमने। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब एनजीटी का, अब क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सारा पता लग जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक्सपीडिशियस मतलब स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंट केस, कि जो एनवायरमेंट के केस हैं उनका फास्ट डिस्पोजल हो जाए। कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको एनजीटी अप्लाई करता है लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए, ये याद कर लेना। लायबिलिटी मतलब किसी के ऊपर क्या आपने लायबिलिटी डालनी है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूटर है वही पे करेगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, साइंटिफिक अगर एविडेंस नहीं भी है तब भी प्रिवेंशन करेंगे, ये दो को यूज करता है। सेक्शन 3 के अंदर आप एनजीटी जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। कौन बनाता है एनजीटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और रियो डी जेनेरो जो हुई थी, उनके डिसीजन को कंट्री के लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी डेट को आया थे, 18 अक्टूबर 2010, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट निकाला था। एक्सीडेंट में क्या नहीं आता, वॉर वूर थोड़ी आता है इसमें। तो ये एक्सीडेंट कैसे डिफाइन किया गया था। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी तक आएगा सारा। एनवायरनमेंट ये है, ये सेक्शन 2 में। जुडिशियल मेंबर ऑफ एनजीटी, सेक्शन 5 में मेंशन्ड है कि जुडिशियल मेंबर कौन होगा, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। एक्सपर्ट मेंबर कौन होगा, ये सेक्शन 5 में मेंशन है। तो सेक्शन 5 मेंशन करता है कि जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर कौन हो सकते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। हजार्डस सब्सटेंस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको भी हमने करना है, और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो एनजीटी के साथ जुड़े हुए हैं दोनों एक्ट, शेड्यूल 1 में हमने बताए थे। पर्सन में क्या नहीं आता, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, सारे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट, मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट है और एनजीटी को सुनना चाहिए। ऐसा कौन सा केस है जो आप एनजीटी के पास हर कोई केस लेके नहीं जा सकते। ऐसा कौन सा केस है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट आ रहा है। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट का मतलब किस में है, वो सेक्शन 2M में डिफाइंड है। ये होना चाहिए, डायरेक्ट वायलेशन हो जाए किसी लॉ का, सब्सटेंशियल डैमेज हो एनवायरमेंट को, पब्लिक हेल्थ डैमेज मेजर करनी हो, या कोई ऐसी चीज हो। ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 2N के अंडर आता है वो क्या डिफाइन करता है,
इट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है। हैंडलिंग का मतलब क्या है? हजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग का मतलब क्या है? ये सारा मैन्युफैक्चर, प्रोसेस करना, ट्रीटमेंट करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्वेश्चन मैं जो आपको दे रहा हूं फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट सारा कॉम्बिनेशन है, एक बार गो थ्रू कर लेना। और अगर आपने गो थ्रू कर लिए तो वहां एग्जाम में अगर आएगा तो आप वहां रिकॉग्नाइज कर पाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन होता है इसमें? फुल टाइम चेयरपर्सन, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर होते हैं, 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, जज हाई कोर्ट का। ये है कैसे आपने बनना है। ये देखो नॉट क्वालिफिकेशन है तो ए बी सी तीनों क्वालिफिकेशन है, तो ए बी सी तीनों क्वालिफिकेशन है एक्सपर्ट मेंबर बनने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके। पांच साल के लिए बनाए जाते हैं। दो साल के लिए काम नहीं कर सकते, फिर उसके बाद कूलिंग पीरियड है। हटाने का क्या तरीका है जुडिशियल मेंबर को? मेंटल इनकैपेसिटी, कन्विक्शन, मॉरल टर्पिट्यूड हो, इंसॉल्वेंसी हो, ऐसे पॉइंट्स पे हटा सकते हैं। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज, और अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना केस बता सको। तो यहां पे मेंशन है फ्रेंड सेक्शन 14 में कि एनजीटी का ज्यूरिसडिक्शन किस किस इसके ऊपर होता है। सिविल केस पे भी होता है, सिविल एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 मंथ 60 दिन कंडोन किया जाता है डिले एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अगर कोई चीज हुई तो 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल करो, 60 दिन का और ग्रेस मिलता है। ये सेक्शन 15 में कंपेंसेशन के लिए आपको 5 साल तक आप कंपेंसेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करने का जो है वो 30 दिन है। जब ऑर्डर आपको मिल गया, आप दोबारा से अपील करना चाहते हो, आपको ऑर्डर मिला और आपने फिर से अपील करना है, एनजीटी ने आपको ऑर्डर दिया, वो आपने अपील करना है। एनजीटी जो है वो नो फॉल्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर नेग्लिजेंस प्रूव ना भी हो तब भी लायबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है कि फॉल्ट नहीं मेरा, फिर भी तुम्हारी लायबिलिटी है, इसको फॉलो करता है एनजीटी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीड पर्सन कर सकते हैं फाइल। ये लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो एनजीटी जो 6 महीने के अंदर केस को रिजॉल्व करने की ट्राई करेगी। एनजीटी जो है वो बेसिकली इन लॉज के थ्रू चलता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। बेसिकली इनके इस लॉ के थ्रू इज नॉट बाउंड बाय दीज टू बट बाउंड बाय
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इनके थ्रू नहीं चलता है, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल कि नेचुरली जो जस्टिस होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैं पॉलिटी में आपके यहां डिस्कस करूंगा। सिविल कोर्ट की पावर है एनजीटी के पास, समन करने की, बुलाने की, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, जो सिविल कोर्ट की पावर होती है। अगर आपसे पूछे किस कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कि डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल होनी चाहिए, इसको भी अपडेट कर लो। ये तीनों प्रिंसिपल्स को अपडेट कर लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे। एनजीटी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? बाय मेजॉरिटी। अगर टाई हो जाए तो चेयरपर्सन टाई ब्रेक करते हैं। एनजीटी के डिसीजन के अगेंस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना तो 90 दिन के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। कंपनसेशन जो है वो एनवायरमेंट रिलीफ फंड को जाती है। सिविल कोर्ट, एनजीटी सिविल कोर्ट के इक्वल उसका पावर है। पेनल्टी 3 साल की या 10 करोड़ इंडिविजुअल को। तो फ्रेंड्स ये आप सारे क्वेश्चन एक बार कर लेना, जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट दिया था उसी में से क्वेश्चंस हैं। तो एनजीटी इसमें से आपका हो जाएगा, और यही आधे घंटे का लेक्चर है मेरा ये, और डॉक्यूमेंट मैंने आपको दे दिया। अब इसके बेस पे टेस्ट जो एनजीटी का होगा उसको लगाना है। यही हमें सारे सिलेबस के साथ करना है 45 दिन के अंदर, एंड यू आर इन। थैंक यू।